माइक्रोबायोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है एंटीजन। सबसे पहले एंटीजन को डिफ़ाइन करते हैं। एंटीजन ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिनके अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को मोबिलाइज़ करने की सलाहियत मौजूद होती है, यानी कि वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो फिर इम्यून सिस्टम उसके नतीजे में एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम को मोबिलाइज़ करते हैं एंड प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। और जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसने अपना इम्यून रिस्पांस शो करना है, एंटीबॉडीज़ बनाएगा या फिर उन जो एंटीजन है उसके साथ रिएक्शन करेगा। केमिकल सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग द इम्यून सिस्टम एंड प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पांस कॉल्ड एंटीजन। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़, एंटीजन की प्रॉपर्टीज़ पहले जो है इम्यूनोजेनिसिटी। एंटीजन के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने की सलाहियत हो, इसको हम कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। यानी कि जो भी केमिकल सब्सटेंस है, फॉरेन पार्टिकल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इंसान के जिस्म में एंटर हो रहा है तो उसके अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने की सलाहियत मौजूद हो। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोडक्ट बनाएगा इसके अंदर उसके साथ रिएक्ट करने की भी सलाहियत मौजूद हो। ये इम्यून सिस्टम की दो एंटीजन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर है एंटीजन डिटर्मिनेंट। एंटीजन के ऊपर एक ख़ास एरिया होता है जिसको हम एपिटॉप या फिर एंटीजन डिटर्मिनेंट कहते हैं। उस एरिया की वजह से ही एंटीजन जो है अपनी एक्टिविटी जो है वो शो करता है, जो उसका काम है वो उसने करना होता है। एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑन मॉलिक्यूल। एंटीजन जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल के ऊपर एक ख़ास, फॉर एग्जांपल ये एक एंटीजन है तो यहाँ पे जो है वो एपिटॉप होगा। इस एरिया की वजह से इसने जो काम है एंटीजन ने वो शो करना है सारा। इसको हम बोलते हैं एंटीजन डिटर्मिनेंट या फिर एपिटॉप। इसमें यहाँ पे जो है तकरीबन, अब इसकी कंपोजिशन है एपिटॉप की कि किस चीज़ से मिलकर बना है। 6 से 8 अमाइनो एसिड्स, यहाँ पे या तो अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे या फिर मोनोसेक्राइड्स, मौजूद होंगे, यानी कि प्रोटीन होगी या फिर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे यहाँ पे एपिटॉप पे। इसको हम बोलते हैं एंटीजन डिटर्मिनेंट या फिर एपिटॉप। फिर नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस होती है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू फॉरेन पार्टिकल्स और ड्रग विच डेवलप ऑन इट्स रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड। टॉलरेंस जो है फॉरेन पार्टिकल्स या फिर अद्वियात, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो एक दवाई है वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उस दवाई जो है वो उस दवाई का असर नहीं होगा। फिर हम उसके असर को बढ़ाने के लिए जो डोज़ है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं टॉलरेंस, यानी कि हमारा जिस्म उस दवाई की वो जो मिकदार है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो जाती है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। फिर क्या करना पड़ता है कि उस दवाई की जो डोज़ है उसको बढ़ाना पड़ता है। सेम ही फॉरेन पार्टिकल्स के साथ है। ये भी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल जिस्म के अंदर बार बार एडमिनिस्टर हो रहा है और काफ़ी लंबे अरसे से हो रहा है तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हमारी बॉडी के अंदर उस चीज़ के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा हो जाएगी, यानी कि हमारी बॉडी उस फॉरेन पार्टिकल को सह लेगी, जो भी उसके इफ़ेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट है स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे अपनी ही जो इंसान का जिस्म है, हमारे अपने जो केमिकल्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उनको सेल्फ यानी कि अपने ही हिस्सा जो है उसको कंसीडर करता है, उसको पहचानता है कि ये मेरी अपनी ही बॉडी का हिस्सा है। इसलिए जो अपने केमिकल्स हैं इंसान की बॉडी के वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते और इम्यून सिस्टम भी अपने जो हिस्से हैं, अपनी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्टिवेट नहीं होता। अगर ये जो है प्रायर टू बर्थ, यानी कि जब बेबी पैदा होने से पहले या फिर जो फीटल स्टेज में होता है तो उसके जो जिस्म के अंदर प्रोटीन या फिर पॉलीसेक्राइड्स हैं वो इम्यून सिस्टम को इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी बॉडी के जो केमिकल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए वो क्या करता है कि जो सेल्फ होगा
यानी कि जितने भी केमिकल्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं वो क्या कंसीडर करेगा, सेल्फ कंसीडर करेगा, यानी कि ये अपनी ही बॉडी का पार्ट है और उनके खिलाफ एक्टिवेट नहीं होगा, ना ही उनके खिलाफ किसी किस्म की एंटीबॉडीज़ बनाएगा। लेकिन जो नॉन सेल्फ है, जो नॉन सेल्फ केमिकल्स हैं, नॉन सेल्फ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो भी चीज़ें जो कि उसकी अपनी बॉडी का पार्ट नहीं है, उनको जो इम्यून सिस्टम है वो नॉन सेल्फ के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगा और उनके ख़िलाफ़ जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगा। इसको कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, यानी कि अपने ही जो केमिकल्स हैं, अपने ही जो ऑर्गन्स हैं, उनको ये टॉलरेट करता है, उनको सेल्फ कंसीडर करता है, अपनी बॉडी का हिस्सा कंसीडर करता है, उनके खिलाफ एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन जो नॉन सेल्फ चीज़ें हैं जो इंसान के जिस्म में बाहर से दाखिल होंगी, उनके खिलाफ इसने एक्टिवेट होके रिस्पॉन्स शो करना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंटीजन। पहली जो टाइप है ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन ये इंसान के जिस्म के अपने ही केमिकल सब्सटेंसेस हैं जब हमारा सेल्फ टॉलरेंस जो है ब्रेक डाउन होता है, यानी कि जब इम्यून सिस्टम में किसी किस्म की कोई ख़राबी आती है, इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही जो केमिकल सब्सटेंस के नतीजे में वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑटो एंटीजन। ऐसा लुप्स एरिथमेटोसिस एक डिजीज़ है, उसमें भी होता है ऐसे ही। नेक्स्ट एंटीजन है आलो एंटीजन। ये जो एंटीजन है एक स्पीशीज़ है, उसके चंद लोगों में होगा और चंद मेंबर्स में नहीं होगा, यानी कि कुछ में होगा और बाकी में नहीं होगा। जैसे कि A-B-RH फैक्टर्स, ये किसकी टाइप है? आलो एंटीजन की टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हीट्रोफाइल्स। हीट्रोफाइल्स होते हैं कि सेम एंटीजन्स या फिर मिलते जुलते एंटीजन्स दो मुख्तलिफ किस्म की जो स्पीशीज़ हैं उनमें पाए जाते हैं। एंटीजन फाउंड इन अनरिलेटेड स्पीशीज़, मुख्तलिफ दो स्पीशीज़ होंगी, उनमें एक ही जैसे एंटीजन पाए जाएंगे, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स ऑफ हॉर्स एंड वायरस। अब घोड़ा है, उसकी जो एरिथ्रोसाइट्स हैं रेड ब्लड सेल्स, और वायरस, एक वायरस जो कि मोनोन्यूक्लियोसिस एक बीमारी काज करता है जिसमें फटीग होती है, बुखार होता है, और जो गर्दन और आर्मपिट के जो लिम्फ नोड्स है वो स्वेल हो जाते हैं। तो इन दोनों के जो एंटीजन है वो सेम है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हीट्रोफाइल्स कहते हैं।